नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने कुछ ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। तो आज एक आखिरी ग्रह बच रहा है, वरुण, और पृथ्वी भी बच रही है। उन दोनों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम जो अब अगला ग्रह पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? वरुण, ठीक है। तो देखना, वरुण, नेपच्यून बोल देते हैं इसको इंग्लिश में, नेपच्यून, ठीक। हाँ, तो अब अपन कौन सा ग्रह पढ़ रहे हैं? वरुण, 7वें नंबर का ग्रह है ये। 6 ग्रह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और पृथ्वी जरूर मेरे को करानी है आपको, वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, वरुण जो है सबसे अंतिम ग्रह है। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? वरुण। आपके आसान सा सवाल पूछ सकते हैं, सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह कौन सा है? तो पहला ग्रह कौन सा है? बुध। और सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह कौन सा है? शुक्र। मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी, आपको याद हो तो बस पीएम बस अब, तो बी से बुध और लास्ट में भी आपके क्या नाम है, कौन सा आ रहा है? वरुण। तो सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? वरुण। और सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब अगर आपने कभी हिंदी का अध्ययन किया हो या आप हिंदू संस्कृति से थोड़े बहुत रूबरू हो तो आपको पता चलेगा कि वरुण देवता का आपने नाम सुना होगा, वरुण देवता। वरुण देवता को अपन हमेशा जल का देवता माना जाता है। किसका देवता माना जाता है? जल का देवता। वरुण जो देव हैं उनका संबंध हमेशा किससे होता है? पानी से होता है। तो वरुण नाम का जो ग्रह है इसको हम बोलते हैं समुद्र का देवता। वरुण जो है इसको समुद्र का देवता भी कहते हैं। चूंकि देखो, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद कौन सा है? शुक्र है। उसके बाद कौन सा है? पृथ्वी। उसके बाद मंगल। उसके बाद बृहस्पति। उसके बाद शनि। उसके बाद अरुण। उसके बाद वरुण। यानी सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। बहुत आसान सा है, तो ध्यान रखना। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। इतनी बात हो जाएगी क्लियर, ठीक है। अब एक और बात सुनो, अगर ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है तो सूर्य के चक्कर लगाने में भी इसको सबसे ज़्यादा क्या लगेगा? समय लगेगा। तो बताओ वो कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वरुण। कहते हैं कि 164 साल के अंदर ये सूर्य के क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो देख लो कितना टाइम है। तो सूर्य का परिक्रमण करने में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है। सूर्य के परिक्रमण को करने में सर्वाधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? वरुण लेता है। इतनी बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब सुनो एक और बात दोस्तों, जो वरुण ग्रह है इसका जो रंग है, देखो पूरा आपसे पूछे नीला ग्रह कौन सा है, तो नीला ग्रह अपन जानते हैं पृथ्वी है, क्योंकि जल की बहुत ज़्यादा अधिकता है हमारी पृथ्वी के ऊपर। आपसे पूछे कि लाल ग्रह कौन सा, तो आप मंगल बताओगे। और आपसे पूछे कि हरा ग्रह कौन सा है तो आप अरुण बता देंगे। और नीला और हरा रंग दोनों मिक्स हैं इस ग्रह के, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, रंग नीला हरा दोनों ही मिक्स है, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रहेगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना, कि वरुण जो है इसके उपग्रह का नाम क्या है? इसका जो सबसे मेन उपग्रह है इसका नाम है ट्रिटॉन। क्या नाम है? ट्रिटॉन। एक बात और सुनो ध्यान से, टाइटन नामक जो उपग्रह है वो किस ग्रह से संबंधित है? शनि ग्रह से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखो कुछ उपग्रह हैं जो आपसे बार बार पूछे जाएंगे कि गैनीमेड नामक उपग्रह जो सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है किसी भी ग्रह का, वो किस ग्रह का उपग्रह? तो ध्यान रखना, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। उसके अलावा मैंने आपको शनि ग्रह में भी बताया था, शनि का जो सबसे मुख्य उपग्रह है उसका नाम क्या है? टाइटन। लेकिन यहाँ गौर से देखना दोस्तों, यहाँ आपके गड़बड़ होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। जबकि ट्रिटॉन किसका उपग्रह है? वरुण का। ध्यान दीजिए ये बात, ट्रिटॉन जो है किसका उपग्रह है? वरुण का, ठीक है। तो इस चीज़ का आप क्या लो? स्क्रीनशॉट लो। तो ध्यान रहिए ये बात, सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? वरुण। समुद्र का देवता भी किसको बोलते हैं हम? वरुण को। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। सूर्य का परिक्रमण करने में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है। और वरुण का रंग कैसा होता है? नीला और हरा।
और इसका जो मेन उपग्रह वो कौन सा है, ट्रिटोन है। क्या इतनी बात हो गई क्लियर? ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखो अब ये जो ग्रह है वरुण, इसको अपन बोलते हैं तूफानी ग्रह। कौन सा ग्रह बोलते हैं? तूफानी ग्रह। अब इसको तूफानी ग्रह क्यों बोलते हैं वरुण को? देखो माना जाता है कि वरुण ग्रह जो है इस पर 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चलती है। कितने? 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चलती है। कितनी बड़ी बात है। आज अपने अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा आ जाए ना अपने, तो अपन उड़ने जैसी स्थिति में आ जाए, उड़ जाए अपन एक प्रकार से। तो सोचो 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वरुण के ऊपर हवा चलेगी तो क्या कल्पना कर सकते हैं वहां पर अपन तो ऐसे उड़ेंगे जैसे वो आंधी के अंदर तिनका नहीं उड़ते हुए जाता है वैसे। तो वरुण ग्रह को अपन तूफानी ग्रह भी बोलते हैं। 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर आंधियां चलती है, इतना खतरनाक ग्रह है ये वरुण, ठीक है। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। और आपको मैंने एक और बात बताया था कि यम या प्लूटो जो है, जिसको अब बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, उनको ग्रहों में से निकाल दिया ग्रह की कैटेगरी में से। वो किसकी कक्षा को काटता था? वरुण की। तो ध्यान रखना, यम या प्लूटो वरुण की कक्षा को काटता है। एक और बात सुनो, बाकी जितने भी ग्रह हैं ना, जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वलयाकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। कौन से पथ पर? वलयाकार पे। देखो ऐसे, ये सूर्य रहा। लेकिन जब आप इसको देखोगे वरुण को चक्कर लगाते हुए, इसका पथ बिल्कुल गोलाकार दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, यह ग्रह परिक्रमण के दौरान गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता है। कौन से पथ पर चक्कर लगाता है? गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी दोस्तों? ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वरुण ग्रह अपना क्या हो गया है? पूरा हो गया है। इसके बाद अपन क्या करेंगे? पृथ्वी करेंगे। हाँ ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, ठीक। बढ़ जाएंगे। अब अपन अगला ग्रह करते हैं, और वो ग्रह है मेन भी है और अपन उसके बारे में जानते भी हैं, और वो है अपनी पृथ्वी। तो अपन आखिरी ग्रह पढ़ रहे हैं 8वें नंबर का, और अब आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? पृथ्वी, अर्थ, ठीक। पहला ही जो आंसर होगा पृथ्वी का वो ये है। पृथ्वी का एक उपनाम है। कौन सा ग्रह बोलते हैं इसको? नीला ग्रह बोलते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह, ठीक। सबको पता है बात, क्योंकि 71% जो भूभाग है पृथ्वी का उस पर जल है, और बाकी 29% भाग जो है पृथ्वी पर उस पर क्या है? जमीन। तो पृथ्वी का 71% भाग जो है जल है और 29% भाग क्या है? भूमि है। तो सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा जल होने के कारण जब आकाश में पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? आकाश से देखने पे नीला ही दिखता है, क्योंकि चारों तरफ क्या है? पानी पानी है। तो नीला ग्रह भी बोलते हैं पृथ्वी को। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर 71%, ध्यान रखना, जल राशि वे 29% भूभाग है। भूभाग मतलब जमीन है। ध्यान रहेगी, 71 तो पानी और 29 क्या है? भूभाग है। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी। मैंने ये नहीं कहा कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह जिस पर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है, वो मंगल, ठीक। और पृथ्वी से मिलता जुलता काफ़ी हद तक ग्रह शुक्र है, वहाँ पर भी जीवन जीने की संभावना है। लेकिन जीवन अभी कहाँ पर है? हमारे सौरमंडल में, पृथ्वी पर। तो एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, आसान सा सवाल है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, ठीक। एक और चीज सुनो, सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सर्वाधिक है? ठीक, पृथ्वी। ध्यान रखना, सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह के कौन सा है? पृथ्वी है। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। कि नीला ग्रह किसको बोलते हैं? अपन पृथ्वी को बोलते हैं। पृथ्वी पर 71% भूभाग पर क्या है? जल है, और 29% जमीन क्या है? यहाँ पर भूभाग है 29% पे। एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है? जीवन है। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह भी कौन सा है? पृथ्वी है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक
उपग्रह जो है वो कौन सा है? चंद्रमा है। बहुत आसान सा सवाल, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस बात को। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अब एक बात ये आ रही है, बचपन से पूछते आ रहे हैं, बचपन से छोटा बच्चा भी बताता है पृथ्वी का आकार कैसा, कोई कहता है गोल है, कोई कहता है नारंगी के समान है। पेपर में क्या आता है? तो पेपर के अनुसार लिख लेते हैं पृथ्वी का आकार कौन सा, जो पेपर में पूछा भी जाता है। पृथ्वी का आकार, ठीक। मेरे हिसाब से इंग्लिश याद रखो तो बढ़िया है इसका, ठीक है। जियोड, क्या बोलते हैं? जियोड, GEOID, ठीक है। इसको या फिर अपन हिंदी में, अगर शुद्ध किसी को हिंदी से ज़्यादा प्रेम हो तो चपटा गुलाब, क्या हो जाएगा? चपटा गुलाब, ठीक है। तो सुनना, नीला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल है, सॉरी 71% भाग पर क्या है? जल है, और 29% यहाँ पर क्या है? जमीन है। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, बहुत आसान बात। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह भी कौन सा? पृथ्वी है। पृथ्वी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और पृथ्वी का आकार जो है कौन सा है? जियोइड या चपटा गुलाब है। इसके अलावा एक और बात सुनो, हर ग्रह जो है दो प्रकार की गति करते हैं। एक तो वो अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, ठीक है। एक उसके अलावा वो जो एक उनका रूट होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का, उस पर घूमते हैं। तो एक तो अक्ष है, परिक्रमण गति हो जाएगी, और एक हो जाएगी परिभ्रमण गति। दो प्रकार की गतियाँ होती है, एक तो परिक्रमण और एक परिभ्रमण। जब भी कोई ग्रह अपने अक्ष पर ही घूमता है उसको बोलते हैं परिभ्रमण, और जबकि सूर्य की परिक्रमा लगाता है ग्रह, जिस पथ पर सूर्य के परिक्रमा लगाएगा ग्रह, उसको हम क्या बोलेंगे? परिक्रमण। तो ध्यान रखना, दो प्रकार की गतियां, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां कौन कौन सी हो जाएगी? दो प्रकार की गतियां, एक तो हो जाएगी आपके परिक्रमण गति, और एक कौन सी गति हो जाएगी? परिभ्रमण गति, ठीक। परिभ्रमण गति। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे एक और बात बताता हूँ, ठीक है। तो इतने से का ले लो स्क्रीनशॉट, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखना आगे, तो बढ़ जाते हैं आगे। अब सुनो, एक बार फॉर्मेलिटी के लिए लिखा देता हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते होंगे। परिक्रमण गति, तो ऐसे याद रखना, शॉर्टकट में बताऊं तो सूर्य के चारों ओर गति, सूर्य के चारों ओर जो गति होती है वो क्या कहलाती है? परिक्रमण गति कहलाती है। एक आ रही है आपके परिभ्रमण गति। कौन सी गति आ रही है? परिभ्रमण गति। अपने अक्ष के इर्द गिर्द होने वाली गति, अपने अक्ष के इर्द गिर्द होने वाली गति। कोई भी ग्रह जो अपने अक्ष के इर्द गिर्द गति करता है उसको हम क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति। आगे जाने पर अभी थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि परिक्रमण गति का क्या प्रभाव पड़ता है और परिभ्रमण गति का क्या प्रभाव पड़ता है। और यहाँ से भी पेपर में सवाल पूछा जाता है, पृथ्वी को ढंग से पढ़ना, अपना ग्रह है, ठीक है ना। इतनी बात होगी, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, देखा नहीं होगा, देखोगे तो कहाँ से, लेकिन आप कभी महसूस करना, ये पृथ्वी है, जैसे ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ बीचों बीच भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। आप देखना, पृथ्वी जब घूमती है, ठीक है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती रहती है, अपने अक्ष पर, ठीक है ना, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही पृथ्वी अपने अक्ष पर। तो जब पृथ्वी घूमती रहती है ना, तो पृथ्वी के घूमने की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस जगह पर होती है? भूमध्य रेखा पर। यानी पृथ्वी यहाँ पर, मानो मैं एक गेंद रख दूँ इस पॉइंट पर और उसको घुमाऊँ, तो उसकी सर्वाधिक गति इस जगह पर होगी। कौन सी गति पर? कौन सी जगह पर? भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना। तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन के दौरान सर्वाधिक स्पीड किस पे होती है? भूमध्य रेखा पर। और ध्रुवों पर उसकी स्पीड बहुत ही क्या होती है? कम होती है। कैसी होती है? कम। ध्रुवों पर घूर्णन धीमा होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर घूर्णन क्या होता है? तेज होता है, ध्यान रखना। और इसी कारण न्यूटन ने भी कहा था इस बात को कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा जो है इस पर घूर्णन तेज है, इस कारण जो है यहाँ से पृथ्वी उभरी हुई है। कैसी हुई है? उभरी। अब देखो आप, ये उभरा हुआ नहीं है क्या? पृथ्वी का ये भाग दिख रहा है ना, उभरा हुआ, ये भाग उभरा हुआ, मतलब उभर के बाहर आ गई, जबकि यहाँ पर उभरा हुआ नहीं है, ये भाग चपटा सा है,
पृथ्वी के जो दोनों पोल हैं, दोनों जो ध्रुव हैं, ये चपटे हैं, जबकि पृथ्वी का ये भाग क्या है, उभरा हुआ है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, जबकि जो ध्रुव है उस पर स्पीड क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ध्रुव जो है उस पर पृथ्वी जो है चपटी है, जबकि भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी है वो उभरी हुई है। तो एक लाइन ये भी लिख लो, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी उभरी हुई है, जबकि ध्रुवों पर चपटी है। ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। कारण लिखने की जरूरत नहीं है, कारण मैंने आपको बता ही दिया कि भूमध्य रेखा पर स्पीड क्या है, तेज है, जबकि ध्रुवों पर जो है पृथ्वी की स्पीड क्या है, वो कम है। ठीक है, अब जो अपनी पृथ्वी है उसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना दिन लगता है, ठीक है ना, अपने अक्ष पर यानी खुद के अक्ष पे कितना घूम रही है वो। अक्ष समझ गए क्या, किसी का अक्ष कंफ्यूज कर रहा हो, एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर कोई ग्रह घूम रहा है उसी पॉइंट पर स्थिर है, मतलब जैसे यूं घूम रहा है, अरे जिसके इसको ऐसे समझो, मानो ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये कोई ग्रह है, ये ग्रह मानो, और ये पॉइंट है इस ग्रह का, ये यूं घूम रहा है, देखो ये घूम रहा है, ठीक, इस पॉइंट पर ग्रह लगातार घूम रहा है, ये इसका अक्ष हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ सूर्य है और ये यूं यूं चक्कर लगाते 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 ऐसे 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 करते करते यहाँ जा रहा है, यूं करके आ रहा है, तो ये परिक्रमण गति हो गई, और ये वाली जो गति ये कौन सी हो जाएगी, परिभ्रमण गति हो जाएगी। इतनी बात हो गई क्या, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात इंपॉर्टेंट, कि पृथ्वी को जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना टाइम लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। जबकि पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमण करने में कितना दिन लगता है, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमण करने में 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड लगते हैं। सुनना, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितने घंटे लगते हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगर इसको अपन लगभग माने तो कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। यानी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार क्या हो जाती है, घूम जाती है। समझ में आ गया अक्ष, ये एक राउंड, ये पूरा एक राउंड हो गया। कितने घंटे लगे, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। यानी 24 घंटे के अंदर पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। इस कारण आपके दिन रात भी बन रहे हैं। और सूर्य के चक्कर लगाने में, सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में पृथ्वी को कितना टाइम लग रहा है, 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड, यानी लगभग 365 दिन। यानी सीधी सी बात है, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, 1 साल दे दिया। अब एक और फैक्ट ये देख लो, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी एकदम यूँ सीधी नहीं खड़ी है, पृथ्वी थोड़ा सा झुकी हुई है। हर ग्रह किसी न किसी एंगल पर अपनी कक्षा में झुका हुआ है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्यान रखना इस बात को, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में कितनी झुकी हुई है, पृथ्वी अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, तो इतने सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं। परिक्रमण गति जो है सूर्य के चारों ओर जब आप गति करते हैं तो वो परिक्रमण होगी। देखो कन्फ्यूज होना ही नहीं, परिक्रमा, परिक्रमा क्या होती है, चारों ओर। परिभ्रमण, अपने अक्ष पे घूम रहा है गोल गोल, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी क्या बहुत तेज स्पीड से घूम रही है, इसलिए उभरी हुई है, जबकि ध्रुव पर चपटी है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं, यानी 24 घंटे में पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर घूम लेती है। और 365 दिन में सूर्य के एक परिक्रमा क्या कर लेती है, पूरी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, जबकि पृथ्वी अपनी कक्षा में कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक, बढ़ जाए आगे। ठीक है, आ रही होगी बात तो आराम से समझ में आपके। बहुत ईजी वे में समझाने का प्रयास है, केवल काम की बात बता रहा हूँ। फालतू देखो, ये टॉपिक वैसे भी कठिन है थोड़ा सा, है ना, तो फालतू की बात अपन कर भी नहीं रहे। ठीक, अब देखो
ये परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति का जो पृथ्वी का है मामला, इससे अपने क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ से सवाल कई बार आते हैं, तो ये चीज़ भी आप समझ लो। तो मैं बता रहा हूँ पृथ्वी की परिक्रमण या दैनिक गति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। ठीक, अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात। पृथ्वी की परिक्रमण या दैनिक गति या रोटेशन जो स्पीड है वो बता रहा हूं, ठीक है। अब सुनना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती। कौन सी दिशा में घूर्णन करेगी ये तो मैंने पहले बता दिया, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। हो गई क्या इतनी बात? ठीक है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? परिभ्रमण गति जो है पृथ्वी की वो कितनी होती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अब मेरी बात सुनो, अब बात ये आएगी, यहां से सवाल पक्का आता है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो देखो आओ, पृथ्वी की परिक्रमण गति के परिभ्रमण गति के सॉरी मैंने परिक्रमण लिखा दिया क्या? परिभ्रमण ही है ना, ठीक, एक सेकंड रुकना। परिभ्रमण गति की बात कर रहा हूँ मैं, परिक्रमण की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो परिभ्रमण गति या दैनिक गति एक ही होती है, ध्यान रखना। वहाँ पेपर में दैनिक गति आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। दैनिक गति मतलब एक दिन की गति, एक दिन 24 घंटे तो होता है, ठीक है ना। तो अब सुनो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो नंबर 1, पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूर्णन कर रही है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो सवाल बार बार आता है, दिन तथा रात का होना। दिन तथा रात का होना, आपके सवाल आएगा कि दिन व रात का होना जो है पृथ्वी की कौन सी गति की देन है? परिभ्रमण गति की। इतनी बात हो जाएगी क्लियर, ध्यान रखना। दिन और रात, देखो ना ये 24 घंटे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, 24 घंटे के अंदर आपको पता है 12 घंटे दिन आ रहे हैं, 12 घंटे रात आ रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सी गति कारण हो रहा है? परिभ्रमण गति कारण हो रहा है। नंबर 2, दिन का समय तय होना। दिन का समय तय होना, ये जो अपनी टाइमिंग है ना, दोपहर का समय, सुबह का समय, शाम का समय, ये जितना भी टाइमिंग है ये क्यों हो रहा है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ही तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तब सूर्य के सामने जो भाग आ जाएगा वो भाग प्रकाशमान हो जाएगा, वहां पर दिन होगा। और पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा घूमते हुए तो उस भाग पर क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। क्या इतनी बात हो गई क्या? ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी पर किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण भी कौन सी गति के आधार पर होता है? परिभ्रमण गति। आपको पता है ना ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पर इस प्रकार से अपन ने कुछ काल्पनिक रेखाएं मान रखी है, ठीक है, देखी होगी सबने ये रेखाएं। हालांकि पृथ्वी पर नहीं बनी होती, ये अपन ने मानचित्र में आसानी के लिए कल्पना करी हुई है, ठीक। अब देखो ना, आपको पता है ये आडी रेखाएं जो हैं ये तो अक्षांश हैं और जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या है? देशांतर है। और आपने खूब ज्योग्राफी पढ़ा होगा, जब भी मेरे को किसी भी वस्तु के बारे में बताना होगा, आज आप राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं, इंडिया का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं, यहाँ तक कि आप गूगल मैप का भी प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखना आप जिस पॉइंट पर होते हो ना वो लोकेशन आपकी जो है ना अक्षांश और देशांतर के आधार पर तय होती है। किसके आधार पर? अक्षांश और देशांतर। आज अपन अगर अजमेर में खड़े हैं तो अजमेर का भी एक पर्टिकुलर अक्षांश और देशांतर है, उस पर अपन खड़े हैं। आज पृथ्वी पर मेरी अगर किसी को स्थिति बतानी है तो वो अजमेर का अक्षांश और देशांतर बता देगा, उससे पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ, अजमेर में। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण भी किसके आधार पर होता है? अपने परिभ्रमण गति के आधार पर होता है। इसको अगर सीधी बातों में बोले तो अक्षांश और देशांतर वाला मामला। कौन सा मामला? अक्षांश व देशांतर मामला, ठीक। इसके अलावा आपको पता है ज्वार भाटे आते हैं, चंद्रमा सूर्य की इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र में जो है पानी कई बार ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा ज्वार भाटा भी समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो। चंद्रमा के अंदर बताऊंगा ज्वार भाटा, ठीक है ना। वहीं पर आपको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो आज तक किसी के समझ में नहीं आया वो भी बता दूंगा, ठीक है। उपसौर अपसौर सब बता दूंगा, लेकिन पहले इस चीज को समझ लो, ठीक है ना। तो दैनिक ज्वार भाटों के समय का अंतर, देखो ज्वार भाटे में भी टाइमिंग होती है, 6 घंटे 27 मिनट के अंतराल पर आएगा,
कभी कौन सा अंतराल पे आएगा, वो सब टाइमिंग देखेंगे अपन। तो दैनिक ज्वार भाटों के समय का अंतर भी किसके आधार पर तय होता है, परिभ्रमण गति के आधार पर तय होता है। क्या इतनी बात हो गई? ठीक है। एक और चीज़ मैंने बताई भी होगी, पृथ्वी की कक्षा जो है कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी की कक्षा कैसी है, दीर्घवृत्ताकार। तो ये तो अपन ने पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ा है, परिभ्रमण गति के बारे में। अब मैं आपको परिक्रमण करा देता हूँ, 1 सेकंड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन परिक्रमण भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ओके, अब अपन कर लेते हैं पृथ्वी की परिभ्रमण गति नंबर 2। पृथ्वी की परिक्रमण, ये बार बार मैं ही परिक्रमण परिभ्रमण में कंफ्यूज करता हूँ बोलते बोलते, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो ना। परिक्रमण मतलब परिक्रमा, परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पे घूमना, ठीक है ना। तो पृथ्वी की परिक्रमण या रिवॉल्यूशन जो मोशन होती है, गति, ठीक। अब इस परिक्रमण गति जो है, इस परिक्रमण गति में जो है पृथ्वी सूर्य के एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है, तो ध्यान रखना, एक परिक्रमण में, यानी सूर्य के एक परिक्रमण में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट लगते हैं। एक परिक्रमण में कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट लगता है। अब ये जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है, इसका प्रभाव क्या है, ठीक ध्यान रखना इस बात को। पृथ्वी की परिक्रमण गति जो है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव नंबर 1, ठीक है। कभी नाम सुना ऋतुएं, ठीक है ना, अलग अलग ऋतुएं आती है, वर्षा ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, शिशिर ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आती है। ऋतुएं दोस्तों एक दिन में चेंज नहीं होती है, ऋतुओं का टाइम पीरियड होता है, 2 महीने की 3 महीने की होती है एक ऋतु, ठीक है ना। तो ये जो ऋतु होती है, ये जो है किस गति के कारण पलटती है, परिक्रमण गति के कारण, ठीक है। तो अब सुनना, परिक्रमण गति जो है, इसके प्रभाव से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन, ध्यान रखना। तो ऋतु परिवर्तन जो है किस गति के फलस्वरूप होता है, परिक्रमण गति के फलस्वरूप होता है। इतनी बात ध्यान रहेगी, जो ऋतुएं बदल रही है वो कौन सी गति के कारण, परिक्रमण। जबकि दिन रात, देखो पेपर में 2 सवाल आएंगे फिक्स कन्फर्म है, ये बार बार आते हैं, ठीक है ना। दिन और रात का होना कौन सी गति के कारण, परिभ्रमण। जबकि ऋतु परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, परिक्रमण गति का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, यही आता है ज़्यादातर बार बार, फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। इतनी बात हो गई। दिन व रात की लंबाई में अंतर, हाँ ये दोस्तों ध्यान रखने लायक बात है, दिन व रात की लंबाई में अंतर। आप देखना, जब आप भूमध्य रेखा पर खड़े, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, ये पृथ्वी, ये आपकी भूमध्य रेखा और ये आपके क्या है, ध्रुव। आपने पढ़ा भी होगा, ध्रुवों पर रातें लंबी होती है, ठीक है ना। 6-6 महीने तक वहां पर दिन रहता है, 6-6 महीने तक वहां पर क्या रहती है, रात रहती है। लेकिन हम भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ इतना प्रभाव कुछ भी नहीं है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की लंबाई लगभग क्या होती है, समान होती है। जबकि वहां पर दिन और रात की लंबाई जो है उनमें बहुत ही अंतर होता है। और आप देखना, जो आप ध्रुवों पर जाओ तो आप वहां पर देखोगे कि ध्रुवों पर 24 घंटे से भी अधिक समय तक कई बार सूर्य का प्रकाश रह जाता है। इसलिए नॉर्वे नाम का जो देश है, वहां पर आपने सुना भी होगा, उसको आधी रात का देश कहते हैं। वहां पर 12 बजे बाद भी रात को सूर्य दिखाई दे जाता है, ठीक है ना। तो उसको अर्धरात्रि का, अर्ध सूरज का, अर्धरात्रि का देश भी कह देते हैं। तो दिन व रात की लंबाई में जो अंतर है वो भी किसके कारण तय हो रहा है, आपके परिक्रमण गति के कारण हो रहा है, ठीक है। नंबर 3, ग्रहण। ये जो ग्रहण हो रहे हैं, ये भी कौन सी गति के कारण हो रहे हैं, ध्यान रखना, ग्रहण को भी परिक्रमण गति के कारण। क्योंकि मैं ग्रहण पढ़ाऊंगा, चंद्रमा में पढ़ा दूंगा ग्रहण, अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। और सीधी सी बात है, जब पृथ्वी, देखो यही तो होता है, कभी तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो यही तो ग्रहण की कंडीशन होती है। तो ये सब किस गति के कारण हो रहा है, ये परिक्रमण गति के कारण हो रहा है। तो इतनी बात पता चल गई, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण हो रहा है, दिन रात की लंबाई में अंतर कौन सी गति के कारण हो रहा है, परिक्रमण। और ग्रहण भी किस गति के कारण हो रहे हैं, परिक्रमण। और ध्रुव व्रत वे आयन व्रत,
ये ध्रुवों पे जो वृत्त बनते हैं ना सर्किल, ध्रुव वृत्त व आयन वृत्त का निर्धारण, ये भी किसके आधार पर हो रहा है, ये भी किसके आधार पर होता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के आधार पर हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो देखो एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, वो मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। अपसौर और उपसौर अगली वीडियो में कराऊंगा, वहाँ से सवाल पक्का आता है, जरूर देखना अगले वीडियो को, सारों को देखना है। अपसौर उपसौर बताऊंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे अपन, और अगली वीडियो के अंदर आपको दोनों प्रकार के वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी बता दूंगा, और अगली वीडियो में ज्वार भाटा भी बता दूंगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ बता दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।